नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मनोविज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। सर्वप्रथम सीटेट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय और मध्य बाल अवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रारंभिक बचपन का समय। दोस्तों जब बचपन का समय होता है, प्रारंभिक बचपन मतलब कि बचपन जब शुरू होता है तो बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। वयस्क अवस्था में तो बच्चे क्या वयस्क हो जाते हैं, तब तक तो भाषा सब लोग बोल ही लेते हैं, सबको आती है भाषा। और जन्म से पूर्व हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जन्म से पूर्व तो बच्चों को पहले समाज में आना पड़ेगा और उसके बाद परिवार में समाज में रहना पड़ेगा, तभी वो कुछ सीख पाएंगे। तो जन्म से पूर्व कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है किससे? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। देखिए इसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है। जो विकास है, आप सभी लोग जानते हैं विकास निरंतर चलता रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। देखिए ऑप्शन में अंतः संबंध का सिद्धांत भी है, अंतःक्रिया का सिद्धांत भी है और एकीकरण का भी सिद्धांत है। परंतु सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न में पूछा गया है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता से संबंधित हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर पूर्व बाल्यावस्था में? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि किस अवस्था में समवयस्क समूह के, तो समवयस्क मतलब कि अपने समान वयस्क के समूह के वो सदस्य बन जाते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में तो जब प्रौढ़ हो जाते हैं तब की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा किशोर अवस्था। बाल्यावस्था में और पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं परंतु वो समूह नहीं बनाते, लेकिन किशोरावस्था में बच्चे हैं जो वो समूह बनाना शुरू कर देते हैं और उसके सदस्य बन जाते हैं, दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, बौद्धिक विकास से, संवेगात्मक विकास से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बौद्धिक विकास से। इसका काम क्या है? अवधारणाएं हम बौद्धिक मतलब कि बुद्धि से बनाते हैं, हम अपने दिमाग से कार्य करते हैं, इसलिए बौद्धिक विकास से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो बताइए निम्नलिखित कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अब देखिए दोस्तों, आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जो नहीं में पूछा गया हो, ठीक है? नहीं है, कभी कभी क्या होता है हम पढ़ तो लेते हैं प्रश्न को कि नहीं है, लेकिन हम लगा देते हैं उत्तर है वाले पर। तो दोस्तों नहीं वाले को पहले ही आप टिक कर लीजिएगा, गोला लगा लीजिएगा उस पर कि उस पर क्या पूछा गया है। अब देखिए इसमें पूछा गया है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, मतलब कि जो मानव का विकास है वो उस सिद्धांतों पर आधारित होता है कि किस प्रकार से उसका विकास होता है, उसी को बताना है कि इसमें से वो सिद्धांत कौन सा है जो नहीं है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती सिद्धांत। देखिए प्रतिवर्ती सिद्धांत है जो वो नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर मानव का विकास होता है, अनुक्रमिकता उसमें होती है, निरंतरता भी होती है। अभी पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा है कि निरंतरता मानव का विकास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है एक, और ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एबिंगहास। दोस्तों यहाँ पे गलती से एबिंगहीस लिखा हुआ है, इसको आप एबिंगहास पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ऑप्शन है इसके व्यवहार, चिंतन, तर्क और अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है उसके अनुकूलन पे व्यवहार है वही बल देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेदन का परिणाम है कौन सा है? बताना है। तनाव है, पिछड़ापन है, डिसलेक्सिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसमें बताना है प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसकी विशेषता कौन सी है। ए ऑप्शन है इसका, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होता है। देखिए ऑप्शन है अभिसारी चिंतक, बहुमुखी, बहुत परिश्रमी, या फिर अभिसारी चिंतक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी चिंतक। अभिसारी चिंतक कौन होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी एक प्रश्न का बहुत सारे उत्तर, मतलब सटीक उत्तर वो दे सकता है, बहुत सारे उसके बारे में कुछ भी प्रस्ताव रख सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो सोच सकता है, मतलब उसका जो दिमाग होता है, उसका माइंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है, ब्रॉड वो सोचता है, उसको प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण हो सकती है? तो किसके कारण हो सकती है ये बताना है आपको। ऑप्शन है संसाधन समृद्धि वातावरण के कारण, सफल माता पिता के कारण हो सकती है, या फिर एक अनुशासित दिनचर्या के कारण हो सकती है, या फिर अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। तो दोस्तों प्रतिभाशीलता किसके कारण आती है बच्चों में? इसका आंसर सही हो जाएगा डी, अनुवांशिकता और वातावरण। देखिए इसमें बी दिया हुआ है ऑप्शन माता पिता के कारण हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि सफल माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी सफल होंगे, या फिर प्रतिभाशाली माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी प्रतिभाशाली होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, अनुवांशिकता जो हमारे पूर्वजों से हमको मिलती है, हमारे बड़े लोगों से मिलती है, वो अनुवांशिकता, और जो वातावरण होता है उनके अंतःक्रिया के कारण हमारे अंदर प्रतिभाशीलता आती है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे अनुवांशिकता से प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर उत्तर में वातावरण ही होना चाहिए। वातावरण में अगर वातावरण है ऑप्शन में तो आप उसको टिक कर दीजिएगा आंख बंद करके, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर वातावरण से प्रश्न आता है तो आप अनुवांशिकता को देखिएगा ऑप्शन में, अगर अनुवांशिकता है तो आप उसको टिक कीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक अनुपात होगा। तो इसमें अनुपात बताना है आपको कि विद्यार्थी और जो शिक्षक है उसका अनुपात क्या होगा यदि विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 40। देखिए 200 से अधिक अगर बच्चे हैं तो 40 जो बच्चे हैं उन 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, यानी कि 40:1 ये आपका अनुपात हो जाएगा विद्यार्थी और अध्यापक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रतिस्नेही होने पर, ऑप्शन गलती से यहाँ पे सी की जगह डी लिख गया दोस्तों। चलिए सी ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या फिर डी है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। दोस्तों देखिएगा इसमें फिर से आया है नहीं, तो आप पहले इसको टिक कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़िएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ए ऑप्शन है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न
उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, सी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, और डी है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव डैश और डैश हैं, मतलब कि इस डैश में और इस डैश में आपको भरना है। ऑप्शन देखते हैं, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल और निष्क्रिय सामाजिक तथा सक्रिय सरल। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार जो अधिगम है वो स्वभाव में ऑप्शन ए सही होगा, सक्रिय और सामाजिक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन ही शिक्षा है यह बताता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है इसके, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, सी है जीवन सच्चा शिक्षक है, और डी ऑप्शन है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्कूलों में शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यानी कि देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने आप जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो बच्चे अपने आप सीख जाएं, स्कूलों की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी। स्कूलों की जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से जोड़ सके। चलिए अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में इनमें से कैसे माना जा सकता है। इनमें से आपको बताना है कैसे माना जा सकता है। इस सिद्धांत की विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया आए हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। सी, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या फिर डी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच समर्थन किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच समर्थन किया है। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। देखिए ऑप्शन है स्किनर, जेम्स जेवर, रॉस, क्रो एंड क्रो। तो इसका सही उत्तर है क्रो एंड क्रो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ता है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या फिर व्यापक विचार करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से ये किसका उदाहरण है, बताना है ये किस चीज़ का उदाहरण है कि जो बच्चे को वो पढ़ के पहले बता देता है, समझा देता है और फिर उस पर निष्कर्ष निकालने को कहता है, व्यापक विचार करने को कहता है। तो इसके ऑप्शन है आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण, परिकल्पनात्मक परीक्षा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगमनात्मक तर्क। इससे क्या होता है, बच्चे हैं जो वो आगे की प्रक्रिया, मतलब कि उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, तो ये उसके लिए परीक्षण होता है एक तरह का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को। तो जीवन का अनोखा काल दोस्तों आपको बता दें कि किशोरावस्था को कहा गया है। देखिए किशोरावस्था को अनोखा काल भी कहा गया है और इसी को तूफान की अवस्था भी कहा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है।
मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है। जो व्यवहार जैसा होता है व्यक्ति का, उसी तरह की उसके व्यक्तित्व बनता है, उसी तरह का उसका व्यक्तित्व कहलाता है। कोई किसी का व्यवहार खराब होता है तो वो बेकार व्यक्तित्व वाला कहलाता है, और किसी का अच्छा होता है तो कहते हैं हाँ इसका व्यक्तित्व बहुत ही, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका व्यक्तित्व है बहुत अच्छा है, वो बहुत ही सीधे और सलीके से बात करता है। तो ये आपको बताना है कि किसने कहा है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ऑलपोर्ट ने, वुडवर्थ ने, रॉस ने, या फिर बोरिंग ने। तो दोस्तों ये कहा है वुडवर्थ ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवन का अनोखा काल माना गया है। दोस्तों गलती से फिर से आ गया है, कोई बात नहीं, फिर से हम इसको टिक कर लेते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न है, बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। जो बालक हैं उसका सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास कहाँ पर होता है, ये बताना है आपको। घर में होता है, मित्रों एवं साथियों के साथ अंतःक्रिया करके होता है, विद्यालय एवं कक्षा में होता है, या फिर खेल के मैदान में होता है। तो दोस्तों बौद्धिक विकास पूछा गया है आपसे, ठीक है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास वो कहाँ होगा दोस्तों, वो होगा विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए अगला प्रश्न है। दोस्तों आप प्रश्न को जब अच्छे से पढ़ेंगे ना और फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विचार करेंगे, तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी भी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। मतलब कि जो कक्षा है उसमें कुछ छात्र हैं जो बहुत ही मेधावी हैं और कुछ छात्र हैं जो नॉर्मल हैं, सामान्य रूप से पढ़ते हैं। तो उन्हें हम किस तरह से पढ़ाएंगे। हम उन्हें जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे, या फिर कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या फिर समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, या फिर उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि हम उनको समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। यहाँ पर बताना है कि भाषा अवबोधन से संबंधित कौन सा विकार है। पहला है चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबद्ध रोग, या फिर डी है भाषा घातक लिखा है दोस्तों यहाँ पर होगा भाषा घात। तो भाषा घात इसका सही ऑप्शन है, भाषा घात। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे जो ये प्रश्न हैं यहीं तक थे। चलिए दोस्तों हमारा आज का वीडियो 25 प्रश्नों पर ही ख़त्म होता है। साथियों चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको और क्या क्या चाहिए, किस पर वीडियो चाहिए, मैं उनको ज़रूर बनाकर आप तक पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।